नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक क्रांतिकारी वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो ना सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है बल्कि कई सारे और सब्जेक्ट्स में भी है। यानी कि आज का ये टॉपिक कई सारे और सब्जेक्ट में भी है, जैसे कि बिजनेस स्टडी और वगैरह वगैरह। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोचेस की, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हो, चाहे मैनेजमेंट के हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो अप्रोचेस मैं बताने वाला हूं वो सब में ही कॉमन है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अप्रोचेस हैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं, आज आठों के आठ को देखेंगे, एक साथ देखेंगे। तो आज होने वाला है हमारा महामुकाबला इन सब के साथ। बात की जाए अप्रोचेस की या उपागम की कि आखिर ये होते क्या हैं, तो चलिए समझते हैं आखिर उपागम या अप्रोचेस होते क्या हैं। अब जैसे ये मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है। अब आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपको इस पेन के बारे में आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है वो आपको सोचना है। जो भी आप इस पेन के बारे में सोच सकते हैं या जो भी इस पेन को देख के आपको समझ में आ रहा है, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने का। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, तो अब आप में से कई सारे लोग देख रहे होंगे कि अच्छा ये तो एक पेन है, इससे तो हम लिखते हैं। सही बात है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस पेन का प्राइस क्या होगा। वहीं कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पेन कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है। वहीं आप में से और भी कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे कि ये पेन आखिर मेटल कौन सा है, यानी कि सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, आखिर ये क्या है सर, ये पेन क्यों दिखा रहे हैं। यानी कि कहने के लिए पेन ये एक ही है, लेकिन इस पेन को देखने के आपके पास कई सारे नजरिए आपके पास यहां आ गए। तो ये फायदा है। अब कहने को तो ये पेन एक ही है, लेकिन अगर ये पेन अलग अलग लोगों को दिखाया जाए, अलग अलग लोग इसके बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे कई सारे नजरिए हमारे सामने निकल के आते हैं। तो साथियों ये जितने भी आपके सामने नजरिए हैं, ये जितने भी इस पेन को देखने का तरीका है, यही आपके उपागम कहलाते हैं, यही आपकी अप्रोचेस कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण। ऐसे ही संगठन को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नजरिए से देखा। तो इसीलिए आप यहां देख सकते हैं कि हर एक उपागम के साथ यहां पे एक थिंकर का नाम मेंशन है। यानी कि इस थिंकर ने अपनी जो विचारधारा है, अपना जो ये आइडिया है, ये उपागम रखा है और इस एंगल से उन्होंने किसी मैनेजमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है। बात की जाए हमारे पहले उपागम की, जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय उपागम या क्लासिकल अप्रोच, जिसे दिया है उर्वरिक ने, हेनरी फियोल ने और लूथर गुलिक ने। एक सेकंड, आपने लूथर गुलिक का नाम सुना है? चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, सोचिए और फिर मैं इस पर दोबारा बात करता हूं। बात की जाए शास्त्रीय उपागम की, तो ये वाली विचारधारा के कई सारे नाम हैं, जैसे कि पुरातनवादी विचारधारा, परंपरावादी विचारधारा, यहां तक कि इसे यांत्रिक उपागम और संरचनावादी उपागम भी कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला कि ये हमारे जितने भी उपागम हैं उन सब में सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लासिकल अप्रोच। जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक में सबसे पुराना म्यूजिक। तो यही कारण है कि ये भी हमारी सबसे पुरानी अप्रोच है। इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई है, बल्कि ये लोगों के दिमाग में जो पहले से रूढ़िवादी धारणाएं थी उसी पर आधारित है, जिसके कारण इसकी कई बार आलोचना भी हो जाती है। लेकिन ये आज भी हमारे संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, आज भी हमारे मैनेजमेंट में प्रबल रूप से विद्यमान है। अब बात की जाए कि आखिर इसमें कहा क्या गया है, तो यहां पे बात की गई है औपचारिक ढांचे की।
यहाँ पे बात की गई है कार्य कुशलता की यानी कि वर्क एफिशिएंसी की। यहाँ पे बात की गई है समन्वय की यानी कि कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पर बात की गई है विकेंद्रीकरण की यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की। यहाँ पे बात की गई है कार्य विभाजन की यानी कि वर्क डिवीजन की। यहाँ पे बात की गई है अव्यक्तिकता की यानी कि इम्पर्सनल की, यानी कि यहाँ पे कार्य को विभाजित एवं परिभाषित किया गया है। दूसरा कि ये जो है संगठन के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि हम लोग संगठन के सिद्धांतों पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हमने उस वीडियो में जिस जिस सिद्धांतों के बारे में बात की थी वो सभी सिद्धांत एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट में होने चाहिए, ये लूथर गुलिक ने कहा है अपने इस क्लासिकल अप्रोच में। और जो ये संगठन के सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, इस पर जो हमारा डेडिकेटेड वीडियो था उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। नेक्स्ट है कि संगठन की संरचना पर बल देते हैं, यानी कि ये बल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर। यहाँ पे मानव तत्व को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि यहाँ पे सिर्फ संरचना को महत्व दिया जाता है। ये क्या है, ये पद सोपान पर आधारित होती है, यानी कि ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो पद सोपान यानी कि हायरार्की पर आधारित होना चाहिए, उसमें हायरार्की फॉलो होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बात करते हैं पोस्ट कॉर्प की। अब क्या आपने पोस्ट कॉर्प पहले सुना है? अच्छा, तो आप भूल भी गए। तो बिल्कुल ये जो पोस्ट कॉर्प है ये लूथर गुलिक ने ही दिया है, जिस पर की एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जो बात की गई थी पोस्ट कॉर्प की, यानी कि लूथर गुलिक ने बताया था कि ये जो पोस्ट कॉर्प है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो वही यहां पर भी है कि क्लासिकल अप्रोच में पोस्ट कॉर्प का पालन होना चाहिए, वो हर एक संगठन में होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये शास्त्रीय उपागम है ये संरचना पर बल देता है, या ये संरचना पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, या ये संरचना को महत्वपूर्ण मानता है। यानी कि घुमा फिराकर इसमें बात जो है वो बात की गई है स्ट्रक्चर की, बात की गई है संरचना की। यह मानव तथा मानव व्यवहार को कम महत्व देता है। ये मानव को जो है एक मशीन का पुर्जा मानता है, एक मशीन मानता है, मशीन का पार्ट मानता है, जिसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई है और इसी में सुधार करने के लिए दूसरे उपागम बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शास्त्रीय विचारधारा संगठन का विश्लेषण करने वाली पहली संकल्पना थी। यह मानव की तुलना यंत्र से करती है, उसे एक यंत्र या मशीन मानती है। यह मनुष्य को आर्थिक मानव कहती है जो धन कमाने के उद्देश्य से किसी संगठन से जुड़ता है। और इस लाइन को आप मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आगे की हमारी अप्रोचेज हैं, इसी पर हमारे आगे के उपागम है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच बाय फ्रेडरिक टेलर, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। मेरे को तो नाम से ही मालूम हो रहा है कि यहाँ पे जब बात हो रही है वैज्ञानिकता की, साइंटिफिक की, यानी कि यहाँ पे क्या है, बात की जाएगी लॉजिक की। यहाँ पे क्या है, चीजों को एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, यहाँ पे रिसर्च की जाएगी, यहाँ पे प्रैक्टिकली बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, वैज्ञानिकता की, साइंटिफिक की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम ये दिया था फ्रेडरिक टेलर ने, या हम कहें कि इसके जनक कौन थे, तो वो थे फ्रेडरिक टेलर। तो क्या था, जैसे कि हमने हमारे पिछले अप्रोच में जाना कि जो पहले के उपागम थे, जो पहले की विचारधारा थी, वो एक परंपरावादी विचारधारा थी, यानी कि जो पुराने ठर्रे चले आ रहे हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही हैं, उसी पर वो निर्भर था, उसी पर वो डिपेंड था। तो इन्हीं सब रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए एक क्रांति होती है, जिसे हम कहते हैं प्रबंध क्रांति। तो यहां आप लिख सकते हैं 19वीं तथा 20वीं शताब्दी की प्रमुख क्रांतियों में से एक प्रबंध क्रांति है। इस प्रबंध क्रांति की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और इसे निर्णायक मोड़ फ्रेडरिक टेलर ने दिया। इस क्रांति का उद्देश्य प्रबंध एवं उत्पादन के क्षेत्रों में कल्पना, रूढ़िवाद और परंपराओं के स्थान पर
मापन, उचित विधि, नियोजन आदि को लाना था। क्योंकि टेलर जी का मानना है कि प्रबंध सच्चा विज्ञान होता है और यह सुनिश्चित नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यानी कि वही बात पहले क्या था कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में जो नीतियां अपनाई जाती थी वो कल्पना पर, रूढ़िवाद पर या पुरानी परंपराओं पर आधारित थी। तो उसकी जगह इस नई अवधारणा में, इस नए उपागम में क्या बात की गई? मापन की, विश्लेषण की, नियोजन की, यानी कि पूरे प्लानिंग की, सही टेक्निक की बात फ्रेडरिक टेलर ने की। इस अप्रोच में टेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय की स्थिति में की थी। जो संगठन में समस्याएं थी उनमें सुधार लाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण किया। क्योंकि उस समय अमेरिका के कारखानों तथा उत्पादन केंद्रों में कुछ भी पहले से नियोजित यानी कि प्लान्ड नहीं होता था तथा कर्मचारियों के कार्य करने का तरीका भी सही नहीं था। उनमें कई प्रकार की कमियां थी। यानी कि उस समय में ना तो कोई प्लानिंग होती थी, ना ही वहाँ पे स्टाफ के सिलेक्शन पे ध्यान दिया जाता था और ना ही वो लोग सही टेक्निक को अपनाते थे काम करने के लिए। नेक्स्ट, प्रबंध के निर्णय भी तर्कपूर्ण नहीं थे तथा अवैज्ञानिक थे। यानी कि वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते थे वो भी लॉजिकल नहीं थे और अनसाइंटिफिक थे। कुशल अथवा योग्य कर्मचारियों का चयन भी सही तरीके से नहीं होता था, जिसके कारण संगठन में कम उत्पादन की समस्या तथा अव्यवस्था बनी रहती थी। तो इन कमियों या त्रुटियों को कम करने के लिए ही टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य उच्च उत्पादन क्षमता का विकास तथा संगठन में उचित प्रबंधन या मैनेजमेंट का निर्माण करना था। फ्रेडरिक टेलर ने कहा है कि प्रबंध एक ऐसा विज्ञान है जो निश्चित कानूनों, नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस सिद्धांत को वास्तविक बनाने के लिए टेलर ने 4 सिद्धांत दिए। पहला है प्रबंध एवं कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास। यानी कि जो भी काम हो वो प्लानिंग के साथ हो, लॉजिक के साथ हो, लॉजिक के साथ वहाँ पे डिसीजन लिए जाएं, साइंटिफिक हो, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। दूसरा, कर्मचारियों का वैज्ञानिक आधार पर चयन हो। यानी कि जो हम स्टाफ का सिलेक्शन कर रहे हैं वो साइंटिफिक हो, यानी कि लॉजिकल हो, जिस काम के लिए जिस आदमी की ज़रूरत है हम उसे ही हायर करें, ना कि किसी गलत आदमी को। नेक्स्ट है कर्मचारियों का वैज्ञानिक शिक्षण व विकास। यानी कि जो हमने स्टाफ रखा है उसे हम सही ट्रेनिंग दें, सही प्रशिक्षण दें, सही शिक्षा दें, जिससे उसका विकास हो। नेक्स्ट है प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग। तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना है। वो क्या है कि ये बात सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं करता, ये बात सिर्फ प्रबंधक की नहीं करता, बल्कि प्रबंधक और कर्मचारी दोनों की ये बात करता है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में प्रबंधक और श्रमिकों को महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। यानी कि प्रबंधक के साथ साथ, प्रबंधक के फायदे के साथ साथ यहाँ पे कर्मचारियों के फायदे की भी बात की गई है, यहाँ पर श्रमिकों के फायदे की भी बात की गई है। यानी कि उत्पादन के साथ, प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है कि उन्हें सही वेतन मिले, सही उनका जो है टाइम फिक्स हो काम करने का, और उन्हें कई सारी सुविधाएं भी मिले, छुट्टी वगैरह की। अंत में यहाँ आप लिख सकते हैं आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध अनुसंधान पद्धति, समय अध्ययन, विश्लेषण आदि पर आधारित है। यह सभी फ्रेडरिक टेलर की ही विरासत का हिस्सा है। यानी कि आज के समय में जो हम मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो हम संगठन में विश्लेषण देख रहे हैं, जो प्लानिंग देख रहे हैं, ये सारी योजनाएं, ये सारी टेक्निकें फ्रेडरिक टेलर की ही देन है। नेक्स्ट
बात की जाए ब्यूरोक्रेसी अप्रोच बाय मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्यूरोक्रेसी में है, नौकरशाही में है। उनको नौकरशाही के लिए या उनका जो ये नौकरशाही सिद्धांत है उसके लिए इन्हें पहचाना जाता है। तो नौकरशाही और मैक्स वेबर का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो नौकरशाही शब्द मैक्स वेबर के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। नौकरशाही से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जो तार्किकता व लिखित नियमों पर आधारित हो। इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों की डेस्कों को ढकने वाले कपड़े के लिए किया जाता था। बाद में जहां जहां सरकार में संकुचित दृष्टिकोण, निरंकुशता तथा सरकारी कर्मचारियों की मनमर्जी दिखाई देने लगी, वहीं उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। धीरे धीरे नौकरशाही का अर्थ कठोर नियम, जटिल प्रक्रिया तथा निजी स्वार्थों से लिया जाने लगा। आधुनिक विचारकों में सबसे प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, जिनके नौकरशाही संबंधी विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेबर के शब्दों में नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा तटस्थता आदि के लक्षण पाए जाते हैं। वेबर के अनुसार प्रभुत्व का अर्थ नियंत्रण की आधिकारिक या औपचारिक शक्ति है। उनके अनुसार समाज के संगठन के मूल में शक्ति और प्रभुत्व है। मूल्य सहभागिता के कारण यह सत्ता औचित्यपूर्ण बन जाती है। यानी कि यहाँ पे मैक्स वेबर बात कर रहे हैं समाज में शक्ति देने की, और वो भी औपचारिक रूप से, यानी कि वो राजाओं वाला सिस्टम हटा के योग्य व्यक्ति को सत्ता में बैठाया जाए तथा औचित्यपूर्ण तरीके से उसको शक्ति दी जाए। और वो कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा या नौकरशाही के द्वारा। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि किसी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य तत्व है। संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके नौकरशाही तंत्र की विशेषताएं एक जैसी ही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैक्स वेबर की नौकरशाही की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैक्स वेबर की नौकरशाही पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें आपको मैक्स वेबर की नौकरशाही की सारी विशेषताएं मिल जाएंगी, उनके पॉइंट्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज आपको उस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और आपको वो वाला वीडियो जरूर से जरूर देखना है, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। बिना विशेषताएं लिखे ये वाला उपागम हमारा कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब ये हम कहां पे पहुंच चुके हैं, समझ नहीं आ रहा? चलिए मैप देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग शास्त्रीय से नव शास्त्रीय उपागम में आ चुके हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, अब वो भी मैं ही बताऊं, कोई बात नहीं, आप बस 2 मिनट इस वीडियो को देखिए, आप अपने आप इन दोनों में फर्क समझ जाएंगे कि शास्त्रीय और नव शास्त्रीय में फर्क क्या होता है। अब बात की जाए इसमें हमारे पहले उपागम की, जिसे हम कहते हैं मानवीय संबंधनात्मक उपागम, यानी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, जिसे दिया है एल्टन मेयो ने। अब यहां आपको यह समझना है कि इसे जो है कई लोग अल्टन मेयो कहते हैं, कई लोग एल्टन मायो कहते हैं, लेकिन मैं मेयो कहूंगा क्योंकि मायो मेरे को गोलमाल के तुषार कपूर की याद दिला देता है। आशा है आप समझ गए होंगे, तो इसीलिए मैं मेयो कहूंगा, मायो नहीं। अब हमें यह समझना है कि आखिर इस अप्रोच में बात क्या की जा रही है। तो सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि कोई भी संगठन हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, आखिर वो चलता कैसे है? पंखे से, टेबल से, बिल्डिंग से, हायरार्की से कैसे चलता है वो? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो चलता है इंसानों से, और उसी इंसान की बात इस अप्रोच में की गई है। यानी कि एल्टन मेयो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संगठन की बात ना करके, प्रबंधन की बात ना करके, जो उसमें कर्मचारी काम कर रहा है, जो मानव काम कर रहा है, उसकी बात की इन्होंने।
बात की जाए अल्टन मेयो की, तो ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। अल्टन मेयो को संगठन के मानवीय संबंध उपागम का जनक भी कहा जाता है। मेयो ने श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधक तथा श्रमिकों के मध्य एक संबंध है, एक रिलेशन है, जिस पर इनका मानवीय संबंध उपागम आधारित है। इनका मानना था कि श्रमिक भी तो मनुष्य ही हैं, संगठन में उनकी अपेक्षा करना अनुचित है। शास्त्रीय विचारधारा संरचना केंद्रित थी और मानवीय संबंधी विचारधारा मनुष्य केंद्रित है, अतः इसे नवशास्त्रीय विचारधारा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको फर्क मालूम हुआ कि नहीं? जो हमारी शास्त्रीय अवधारणा थी, जो हमारा शास्त्रीय उपागम था, वो किस चीज पर आधारित था, किस चीज पे फोकस करता था? स्ट्रक्चर पर। वो केवल संरचना पर बल देता था। लेकिन जो नवशास्त्रीय उपागम है वो किस चीज पर बल दे रहा है? वो बल दे रहा है मनुष्य पर। यानी कि नवशास्त्रीय विचारधारा क्या है? मनुष्य केंद्रित है। ये मनुष्य की बात करती है। एल्टन मेयो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मशीनों के पीछे निहित मनुष्य को पहचाना। वह संगठन में तकनीकी मानव के स्थान पर समग्र सामाजिक मानव की संज्ञा दी। यही कारण है कि एल्टन मेयो को संगठन या प्रबंधन चिंतन में नव प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इन्हें जो है इनोवेटिव माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनुष्य को मशीन ना मानकर एक सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी है। एल्टन मेयो का मानव संबंध उपागम शास्त्रीय विचारकों का खंडन नहीं करता, बल्कि उस विचारधारा की कमियों को दूर करता है। मानव संबंध उपागम शास्त्रीय विचारकों की आर्थिक मानव विचारधारा को अस्वीकार करता है, क्योंकि शास्त्रीय विचारक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संगठन में आर्थिक लाभ की इच्छा से ही जुड़ता है। लेकिन अल्टन मेयो का मानना है कि संगठन में हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कोई कार्य संतोष के लिए जुड़ता है, कोई अनौपचारिक समूह बनाने के लिए तथा मित्रता या भावनात्मक संतुष्टि के लिए जुड़ता है। ये भी आप समझ गए होंगे कि जो शास्त्रीय अवधारणा थी वो क्या मानती थी कि मनुष्य जो है आर्थिक मानव है। वो केवल संगठन में सिर्फ पैसे कमाने के लिए जुड़ता है, सिर्फ पैसों के लिए जुड़ता है। लेकिन जो एल्टन मेयो है या जो ये नवशास्त्रीय विचारधारा है, ये क्या कहती है कि मनुष्य जो है सिर्फ पैसे के लिए संगठन में नहीं आता है, बल्कि मनुष्य के हर एक मनुष्य की अपनी जरूरत है, हर एक मनुष्य का अपना टारगेट है। कोई दोस्त बनाने के लिए संगठन में जा रहा है, कोई वर्कोहॉलिक है तो वो सिर्फ काम के लिए संगठन में जा रहा है, तो कोई भावनात्मक संतुष्टि के लिए संगठन में जा रहा है। यानी कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भावनाओं, अलग अलग जरूरतों को लेकर संगठन में जुड़ते हैं। यानी कि हम हर एक आदमी पे सिर्फ एक टैग नहीं लगा सकते कि ये बस पैसे के लिए आया है और इसकी बस पैसे की जरूरत है, बस नहीं। ये बात करते हैं कि मनुष्य की कई सारी दूसरी जरूरतें भी हैं, कई सारी दूसरी आवश्यकताएं भी हैं। अब हम इसी में आगे लिखेंगे, एल्टन मेयो पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अनौपचारिक समूहों के महत्व को समझा। वह बताया कि जब संगठन से अनेक व्यक्ति जुड़ते हैं तो अपनी भावनाओं एवं विचारों के कारण छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, ताकि वह अपनी भावनाओं व विचारों को एक दूसरे से बांट सके, एक दूसरे के साथ साझा कर सके। अंत में हम कह सकते हैं कि एल्टन मेयो के मतानुसार संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी व आर्थिक पहलुओं पर अधिक बल देने की अपेक्षा श्रमिकों में संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी फिर से यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि मनुष्य की जो जरूरतें हैं, जो भावनाएं हैं, उसकी भी कद्र एक संगठन में, एक प्रबंधन में करनी चाहिए। यही बात एल्टन मेयो ने की है। तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच यहाँ खत्म होता है। बात की जाए नेक्स्ट अप्रोच की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के दूसरे उपागम के बारे में।
जो कि है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, यानी सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसे दिया है डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो ने। तो मैस्लो और मैकग्रेगर जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारक ने संगठन में मानव तत्व को समझने के लिए सदियों पुरानी समझ को एक नई तकनीक प्रदान की। साथियों, ये भी हमारा नवशास्त्रीय उपागम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं की गई है, यहाँ पर भी क्या बात की गई है? मनुष्य की। तो यहाँ पे जो पुरानी विचारधारा थी, यानी कि जो शास्त्रीय उपागम था, उसी में सुधार की बात की गई है और यहाँ पे बात की गई है मनुष्य की। अब मनुष्य में क्या बात की गई है? मैस्लो बात करते हैं कर्मचारियों में अभिप्रेरणा की, यानी कि मोटिवेशन की। क्योंकि साथियों, सीधी सी बात है, अगर कर्मचारी मोटिवेटेड नहीं है तो वो कैसे संगठन के या प्रशासन के या प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए कर्मचारियों का मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आपने मूवी देखी है बाहुबली, तो वो मूवी में क्या होता है कि एक हारी हुई सेना जो हार चुकी है, हार मान चुकी है, तो वो जो है वापस भाग रही है। तो वहीं पे प्रभास का डायलॉग है कि क्या है मृत्यु, हमारे आत्म बल से ज्यादा शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। तो ये वाले डायलॉग से, ये वाली मोटिवेशनल स्पीच से जो सारे सैनिक हैं वो दोबारा से जोश में भर जाते हैं, दोबारा से वो मोटिवेशन में आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे साथ चलेगा कौन, मेरे साथ लड़ेगा कौन। और वो सारे जो सैनिक जो बिल्कुल हार मान चुके थे, टूट चुके थे, वो वापस से एक जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ उस राज्य को दोबारा से जीतते हैं, उस युद्ध को दोबारा से जीतते हैं। तो ये पावर है मोटिवेशन की। मोटिवेशन किसी युद्ध या संगठन में ही नहीं, बल्कि हम सबकी लाइफ में भी जरूरी है। हम सभी मोटिवेशन को ढूंढते हैं। अब वो मोटिवेशन चाहे हमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखकर मिले, चाहे वो मोटिवेशन हमें हमारे घर के हालात देखकर मिले, यानी मोटिवेशन सभी को चाहिए। किसी के लिए मोटिवेशन है देश के लिए सर्व करना, तो वही किसी दूसरे के लिए मोटिवेशन है मोटा दहेज। यानी कि कुल मिलाकर हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन है। तो इसी प्रकार मैस्लो ने भी देखा कि ये मोटिवेशन को पूरा करने के लिए ही, इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही लोग संगठन में आते हैं। और उन्होंने 5 मोटिवेशन बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम संगठन तथा मानव के बीच संबंधों को समझने का एक प्रमुख साधन है। यह उपागम मुख्य रूप से संगठन के मानव पक्ष पर बल देता है। इस उपागम के प्रति अनेक लेखकों तथा विचारकों का योगदान रहा है, जिसमें डगलस मैकग्रेगर एवं अब्राहम मैस्लो का नाम सबसे प्रमुख है। मैस्लो ने 1943 में प्रकाशित अपनी एक लेख मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के एक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने संगठन तथा व्यक्तियों के बीच संबंधों का मानव आवश्यकताओं की दृष्टिकोण से विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन से जुड़ते हैं और यही आवश्यकताएं उनको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन देती हैं। इसीलिए संगठन या प्रबंधन को चाहिए कि इन आवश्यकताओं को पूरा करे, क्योंकि अगर ये आवश्यकताएं पूरी ना हो तो ये उल्टा परिणाम यानी अपोजिट रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहाँ मैस्लो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन में जुड़ता है, जिसे वो बताते हैं कि ये मनुष्य का मोटिवेशन है, मनुष्य की अभिप्रेरणा है। और इन आवश्यकताओं को मैस्लो ने हम कह सकते हैं कि सीरियल वाइज या एक सिस्टमैटिक वे में बताया है, या जिसे हम कह सकते हैं कि इन आवश्यकताओं को सोपानात्मक रूप में व्यवस्थित करके मैस्लो ने हमें बताया है।
जिसे कि हम और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके अनुसार संगठन में मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं का सोपान क्रम होता है जो कि इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, जिसमें हम कह सकते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हैप्पीनेस, यानी कि हमारी बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं। इसके बाद दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, जिसमें हमारी सिक्योरिटी नीड्स, या जो हमारे डर हैं, या जो हमारे लिए डेंजर है, खतरा है, यानी कि हमारी सेफ्टी वगैरह की बात यहाँ पर की गई है। इन दोनों को मैस्लो ने कहा है बेसिक नीड्स। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताएं। तो यहाँ पे मैस्लो ने बात की है कि संगठन में जो व्यक्ति आ रहा है उस व्यक्ति की जो है सोशल नीड्स, यानी कि रिलेशनशिप, और जो भी उसके जो अनौपचारिक संबंध है, इन सब की पूर्ति की जाए। फिर इसके बाद है प्रतिष्ठा या आदर संबंधी आवश्यकता। इसमें क्या बात की गई है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ बात की गई है प्रमोशन की, पोस्ट की, रिस्पेक्ट की, प्रोग्रेस की। नेक्स्ट और लास्ट है स्वयं सिद्ध आवश्यकताएं, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें शामिल है हमारा आत्मबोध, जिसमें हम खुद को समझ सकते हैं, खुद को जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारी क्या क्या शक्तियां हैं, हमारा क्या क्या पोटेंशियल है, हमारी क्या क्या रचनात्मकता है। यानी कि यहाँ हम अपने आप को समझ लेते हैं, हमारे जो फुल पोटेंशियल को व्यक्ति जो है अचीव कर लेता है। तो अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि मैस्लो बताते हैं कि ये जो हमारा जो ये सोपान क्रम है, ये जो आवश्यकताएं हैं, तो ये नीचे से चालू होती हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति संगठन में आ रहा है तो सबसे पहले उसकी जो है बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या है? सबसे पहला है उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स है। दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, यानी कि उसको जो है सेफ फील हो, जो भी उसके डर हैं, यानी कि उसका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, उसको एक सेफ्टी फील हो। उसके बाद जब ये दो आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगा, यानी वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेगा, जिसमें क्या है? तो सबसे पहला है उसकी सामाजिक आवश्यकता, यानी कि व्यक्ति जो है अब वो सामाजिक प्राणी है, तो उसको जो है रिलेशन भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, उसकी जो है सोशल नीड्स भी है। तो इसी की बात यहाँ पर की गई है। और इसके बाद जो दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड्स में, वो क्या है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा की जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि उसको जो है एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान संगठन को, मैनेजमेंट को रखना चाहिए। और इसके बाद सबसे आखिरी में जो है वो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई है? आत्मबोध की। यहाँ पे क्या बात की गई है? स्वयं सिद्ध की, यानी कि व्यक्ति खुद को समझता है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरी क्या योग्यताएं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बदल सकता हूँ। इन सब को व्यक्ति समझने लगता है। तो हर एक आदमी की ये 5 आवश्यकताएं हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो कि नीचे से होते हुए ऊपर की ओर स्टेप बाय स्टेप चलती है। और इसका ध्यान हर एक संगठन को, हर एक मैनेजमेंट को रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उस संगठन में, उस मैनेजमेंट में आ रहा है, तो उस व्यक्ति की ये सभी आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। यही चीज को मैस्लो ने भी कहा है कि शारीरिक तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं को मैस्लो ने निचले स्तर की आवश्यकता बताया है, तथा स्वयं सिद्ध आवश्यकताओं को सोपान क्रम में सर्वोच्च, यानी सबसे ऊपर रखा है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया, सबसे नीचे क्या है? शारीरिक तथा सुरक्षा, जो वो 2 थे। और सबसे ऊपर क्या है? वो है स्वयं सिद्ध आवश्यकता। सामाजिक तथा आदर संबंधी आवश्यकताओं को इसके बीच में रखा गया है। मैस्लो का विश्वास था कि निचले स्तर की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। यानी कि मैस्लो वही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति की ये जो निचले स्तर की आवश्यकताएं हैं, जब तक ये पूरी नहीं होती
तब तक व्यक्ति को हम अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं, मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं। और अगर व्यक्ति के पास मोटिवेशन रहेगा ही नहीं तो संगठन चलेगा कैसे, संगठन के जो गोल हैं वो अचीव होंगे कैसे। तो इसीलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना हर एक संगठन के लिए, हर एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यही समझाने का प्रयास मैस्लो ने इस उपागम में, इस अप्रोच में किया है। नेक्स्ट हमारा इसी अप्रोच में एक और छोटा सा टॉपिक है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं थियरी एक्स एंड थियरी वाई। अब ये क्या है? तो इस थियरी को दिया है डगलस मैकग्रेगर ने। और आपने हमारे इस अप्रोच में जाना भी कि दो थिंकर्स हैं, तो मैस्लो की तो बात हमने कर ली। अब इसी में है डगलस मैकग्रेगर, जिन्होंने थियरी एक्स एंड थियरी वाई दिया है। ये प्रसिद्ध व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक थे। यह संगठन में मानव की क्षमता पर बहुत विश्वास करते थे। ये मानते थे कि मनुष्य में बहुत सामर्थ्य है, बहुत कैपेसिटी है। और इन्होंने ही थियरी एक्स एंड थियरी वाई जो है हमारे सामने रखा है। बात की जाए इनके इस सिद्धांत की, इस थ्योरी की, तो थियरी एक्स एंड थियरी वाई का वर्णन पहली बार इन्होंने अपनी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में किया था। इन्होंने मानव के व्यवहार के दो पहलुओं पर बात की है। थियरी एक्स पेसिमिस्टिक है, यानी कि इन्होंने मनुष्य के व्यवहार के दो पहलुओं पर बात की है, जिसे इन्होंने नाम दिया है, पहली को थियरी एक्स और दूसरी थियरी वाई। अब जो थियरी एक्स है ये क्या है? ये पेसिमिस्टिक व्यू है, यानी कि ये क्या है, संगठन के प्रति, कर्मचारियों के प्रति एक निराशावादी नजरिया रखता है, जिसे हम कहते हैं ये संगठन के कर्मचारियों को, प्रबंधन के कर्मचारियों को थोड़ा ये नेगेटिव मानता है, उनके प्रति नेगेटिव व्यू रखता है। तो चलिए और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये थियरी एक्स में कहते हैं कि प्रबंधक को संस्था में, या जिसे हम प्रबंधन कहते हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, को ये मानकर चलना है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो अनमोटिवेटेड है। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, कर्मचारी हैं, अपने काम को वो डिसलाइक करते हैं, यानी काम के प्रति उन लोगों में कोई रुचि या इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने काम को नापसंद करते हैं, वो आलसी हैं और हमेशा अपने काम से बचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो संगठन के, जो प्रबंधन के, जो प्रशासन के गोल हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें कर्मचारियों को बाध्य करने, निर्देशित करने, नियंत्रण करने तथा दंड यानी कि पनिशमेंट की धमकी देने की आवश्यकता है। यानी उनको एक कठोर तरीके से ट्रीट करना है, काम के लिए फोर्स करना है, डायरेक्शन देना है। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको जो है काम के लिए फोर्स करना है, डायरेक्शन देना है, या प्रबंधन को चाहिए कि वो उन्हें सुपरवाइज करे या वार्निंग और पनिशमेंट दे ताकि वो काम करें। अब जो ये थियरी एक्स है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये प्रबंधन के नजरिए से बना है, यानी कि ये प्रबंधक के नजरिए से बना है, मालिक के नजरिए से बना है, और ये मानव पक्ष को नकार रहा है। ये आपने भी नोटिस किया होगा, ये सबको ही आलसी मान रहा है, सबको ही कामचोर मान रहा है, और कह रहा है कि उनको जो है वार्निंग दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। यानी कि ये जो है ह्यूमैनिटी से बिल्कुल अलग ट्रैक पर जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे वार्निंग और पनिशमेंट है, जो कि सरासर गलत है। तो इसीलिए मैकग्रेगर थ्योरी एक्स के स्थान पर थ्योरी वाई लेकर आए। उन्होंने ही थ्योरी वाई को प्रेजेंट किया और जो थ्योरी एक्स की कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया। अब फिर यहाँ पे सवाल आता है कि फिर थ्योरी वाई में क्या है? तो यह नया सिद्धांत वाई मनुष्य तथा प्रबंधन के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इस वाई सिद्धांत में मैकग्रेगर निर्देशन तथा नियंत्रण के स्थान पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम यहाँ ये तो समझ गए कि थ्योरी वाई जो है ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके आता है, यानी कि ये क्या है, ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर आता है, यानी ये सकारात्मक नजरिया लेकर आता है।
तो अब यहाँ मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को यह मानकर चलना है कि संस्था के सभी कर्मचारी अभिप्रेरित हैं, मेहनती हैं, सभी को खुश रखने का प्रयास करना है, सभी को सम्मान देना है, उनकी राय लेनी है, सही कार्य विभाजन करना है, सही मेहनताना देना है और अधिक से अधिक प्रबंधन तथा क्रमिकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना है, जिससे कर्मचारी या स्टाफ आत्मविश्वासी तथा अभिप्रेरित महसूस करें। मीन्स दीज आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। वन व्यू इज नेगेटिव कॉल्ड थियरी एक्स एंड वन व्यू इज पॉजिटिव कॉल्ड थियरी वाई। चलिए इसे मैं हमारे टीचिंग प्रोफेशन से रिलेट करके समझाता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, पहले चलती थी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि सब कुछ टीचर के हाथ में होता था। टीचर को ये मान के चलना है कि हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा वो कैसा है, वो एकदम ना समझ है, एकदम समझो कि खाली है। तो टीचर को उसके दिमाग में भरना है, टीचर को उसे जो है समझाना है। प्लस में बच्चा जो अपनी मातृभाषा बोलता है उसे उसकी मातृभाषा बोलने से भी रोकना है, डांटना है कि आपको जो है ये वाली लैंग्वेज बोलनी है, आपको हिंदी बोलनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है। और यहाँ पे चलती थी रोट लर्निंग, यानी कि बच्चों को चीजें रटवाई जाती थी, याद ना हो तो मारा जाता था और उन्हें तरह तरह की सजा दी जाती थी, यानी कि पनिशमेंट दी जाती थी। यह कह सकते हैं कि ये नेगेटिव अप्रोच थी। तो ये क्या है, ये है थियरी एक्स, अगर हम लोग मैनेजमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से देखें तो। फिर क्या हुआ कि अब ये तो बहुत ही गलत है, यहाँ पे तो बच्चे को जो है पनिशमेंट दी जा रही है, बच्चे को जो है एकदम खाली समझा जा रहा है, एकदम जो है नालायक समझा जा रहा है। तो इसके स्थान पे आ गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, तो यहाँ पे है कि बच्चा जो है, बच्चे को केंद्र में रखना है, यानी कि बच्चा जो सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है, जिस तरीके से सीखना चाहता है उस तरीके से आपको सिखाना है। टीचर की वैल्यू क्या है, जीरो है। टीचर है बस तो बस उसका काम है फैसिलिटेटर का, यानी कि सुगमकर्ता का, जो बच्चे की सीखने में सहायता करेगा। प्लस में टीचर किसी भी तरीके से बच्चे को कोई सजा नहीं दे सकता है और ना ही कोई हार्ड पनिशमेंट दे सकता है। प्लस में बच्चे की जो भी इमेजिनेशन है, जो भी कल्पनाएं हैं और जो भी उसकी मातृभाषा है, उसका पूरा पूरा सम्मान करना है। ये हमें अब हमारे टीचिंग प्रोफेशन में सिखाया जाता है। तो इसे मैं रिलेट कर सकता हूं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के थियरी वाई से। तो अब यहां पे समझ में आ गया ना, थियरी एक्स एंड थियरी वाई, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, यहां पे हमारा नवशास्त्रीय उपागम खत्म होता है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। लोकेशन से तो मालूम हो रहा है शायद हम अब आ चुके हैं आधुनिक उपागम में। जी बिल्कुल, अब हम आ चुके हैं हमारे आधुनिक उपागम में, जिसमें हमारा पहला है व्यवस्थावादी उपागम, जो कि सबसे आसान है। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि ये एकदम लेटेस्ट जमाने के हैं, तो शायद इससे हम लोग भी रिलेट कर पाए। बात की जाए व्यवस्थावादी उपागम की, जिसे दिया है चेस्टर्ड बर्नार्ड ने। अब ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला जो उपागम है, ये बहुत ही आसान है। अब इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि ये आधुनिक युग का है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा एक नए जमाने की टेक्नोलॉजी के बारे में। अब तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन मेरे टाइम में वो लेटेस्ट थी। उसका नाम है MRI। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसकी पूरी बॉडी को मशीन में डाल देते हैं और उसकी पूरी बॉडी को देखा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ आपको इंटरनल इंजरी हुई है, कहाँ कौन सा ऑर्गन डैमेज है, या आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। वो हर एक चीज को देखता है। ये मेरा भी हुआ था, वो भी तब जब मैं 10th क्लास में था। और अगर आप में से भी किसी का हुआ हो ये टेस्ट, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम सभी रिलेट कर पाएंगे उससे। तो वो वाले टेस्ट में हमारी पूरी बॉडी का ही चेकअप किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यही फॉर्मूला जो है हमारे इस अप्रोच में है।
इसमें भी क्या है कि संगठन जो है या कोई भी मैनेजमेंट है तो उसको एक एक यूनिट, एक एक पार्ट के रूप में ना देखकर हम पूरे उस संगठन का, हम पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस मैनेजमेंट का पूरा हम लोग विश्लेषण करें, पूरा उसको जो है एनालाइज करें। दूसरी बात कि जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट खराब हो, मान लो ये एक फिंगर ही डैमेज हो, तो इसका इफेक्ट जो है मेरे पूरे शरीर पे पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इस अप्रोच में भी चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि संगठन का या प्रबंधन का कोई भी हिस्सा है, अगर वहां पे कोई दिक्कत है तो वो हिस्सा संगठन के बाकी के हिस्सों को भी प्रभावित करेगा, जैसे हमारे इस बॉडी के एग्जाम्पल में हुआ था। तो चलिए बात करते हैं। बात की जाए व्यवस्थावादी उपागम की, जिसे दिया है चेस्टर बर्नार्ड ने। तो व्यवस्थावादी सिद्धांत एक व्यापक उपागम है जिसमें संकुचित परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने के स्थान पर संपूर्ण व्यक्ति या संगठन को महत्व दिया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड ने शास्त्रीय विचारकों के संगठन की अवधारणा को अस्वीकार किया तथा संगठन को एक तकनीकी व्यवस्था मानने के स्थान पर सहकारी व्यवस्था माना है। व्यवस्थावादी उपागम किसी संगठन का विभिन्न भागों में अलग अलग अध्ययन करने के बजाय प्रबंधकों को एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है कि वह संगठन को व्यापक या संपूर्ण रूप में बड़े और बाहरी वातावरण के भाग के रूप में देखें। साथ ही व्यवस्थावादी उपागम यह भी मानता है कि किसी भी संगठन में किसी एक भाग की गतिविधि का प्रभाव अन्य या प्रत्येक भाग की गतिविधि पर पड़ता है। प्रबंधक का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन के सभी भागों में आपस में समन्वय हो ताकि संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। चेस्टर बर्नार्ड को मूल रूप से व्यवहारवादी माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलू पर विशेष बल दिया है और उसके साथ ही उन्हें व्यवस्थावादी विचारक माना जाता है। वह संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। यानी कि यहाँ तक हम ये बात तो समझ चुके हैं कि चेस्टर बर्नार्ड क्या बात कर रहे हैं, संपूर्ण अध्ययन की, यानी कि पूरे संगठन का ही जो है हम अध्ययन करें, पूरे प्रबंधन का ही हम अध्ययन करें। साथ ही साथ ये दूसरी बात करते हैं सहयोग की। तो चलिए हम सहयोग को जान लेते हैं। तो सहयोग का जन्म उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है जिसे व्यक्ति अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। चेस्टर बर्नार्ड का मानना है कि सहयोगी संगठन को अपने अस्तित्व के लिए, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रभावी एवं व्यक्तिगत उद्देश्य को संतुष्ट करने में व्यवहारिक होना चाहिए। इस प्रकार संगठन और व्यक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार सहयोगी व्यवस्थाएं औपचारिक संगठनों का निर्माण करती हैं। संगठन की परिभाषा देते हुए बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन जानबूझकर समन्वित की गई व्यक्तिगत गतिविधियों या शक्तियों का नाम है। यानी कि चेस्टर बर्नार्ड बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, बात कर रहे हैं सहयोग की, बात कर रहे हैं समन्वय की, क्योंकि ये भी एक संगठन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। क्योंकि जब संगठन के लोग आपस में समन्वय के साथ, सहयोग के साथ कार्य करेंगे तभी तो वो संगठन के उद्देश्यों को तेजी से प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि यह आधुनिक दृष्टिकोण है जो व्यापक दृष्टिकोण से संपूर्ण संगठन का अध्ययन करता है, जबकि इससे पहले के दृष्टिकोण संगठन के किसी विशेष पक्ष के विश्लेषण तक ही सीमित रहे। साथ ही चेस्टर बर्नार्ड की मान्यता है कि प्रत्येक संगठन मूल रूप से एक सहयोगी व्यवस्था है। सहयोगी प्रयास को चेतनापूर्ण रूप से समन्वित होने की आवश्यकता है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये बात करता है संपूर्ण संगठन की, संपूर्ण प्रबंधन की।
दूसरा ये बात करता है सहयोग की। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ये मिलजुल कर काम करते हैं, तभी हम जिंदा रहते हैं, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इसमें से एक भी ऑर्गन सही तरीके से काम ना करे तो या तो हम बीमार हो जाएंगे, या हमारा जो शरीर है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, या हो सकता है कि हमारा पैकअप भी हो जाए। इसी प्रकार संगठन में भी, प्रबंधन में भी हर एक हिस्से का मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी होता है। यही समझाने का प्रयास इस उपागम में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं व्यवहारवादी उपागम पर, जिसे दिया है हर्बर्ट साइमन ने। अब ध्यान से देखा जाए इसका नाम, तो इस उपागम में, इस अप्रोच में हमारे सामने निकल के आ रहा है व्यवहार या बिहेवियर। अब बात की जाए बिहेवियरिज्म की या व्यवहारवाद की, तो हर्बर्ट साइमन ने संरचनात्मक उपागम पर कड़ा प्रहार किया तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य प्रक्रियाओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया। यानी कि हम ध्यान से समझें तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आ रही हैं। पहला मानव व्यवहार का विश्लेषण और दूसरा निर्णय निर्माण प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बात की जाए पहले की मानव व्यवहार का विश्लेषण, तो आखिर क्यों मानव व्यवहार का विश्लेषण किया जाए या क्यों हम मानव व्यवहार को समझे? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। तो साथियों, अगर हम बात करें संस्था की, तो एक संस्था के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। एक संस्था में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनका अपना अपना व्यक्तित्व या व्यवहार होता है। सबकी सोच, सबके विचार अलग अलग होते हैं, जिन्हें समझकर ही उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सकता है। साथ ही यह उनका व्यवहार बदलने में भी सहायक होता है। यानी कि एक संस्था में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं जिनका व्यवहार अलग है, सोच अलग है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि अगर हम इन व्यवहारों को समझ ले, इन सोच को समझ ले, तो हम उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार को समझ सकते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके सोचने के नजरिए में परिवर्तन लेकर हम आ सकते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं व्यवहारवादी उपागम इस मान्यता को बल देता है कि मनुष्य के अंतर्मन को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संगठन की आंतरिक व्यवस्था को। इस प्रकार व्यवहारवाद उपागम शास्त्रीय और मानव संबंध उपागम के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। यानी कि ये वाला जो उपागम है ये क्या कह रहा है कि संरचना को समझने के लिए मनुष्य के व्यवहार को समझना चाहिए। यानी कि ये संरचना यानी कि शास्त्रीय उपागम और मनुष्य यानी कि नवशास्त्रीय उपागम या जिसे हम मानव संबंध उपागम कहते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एक ब्रिज की तरह। नेक्स्ट है कि किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जितने अच्छे से मानव की जरूरतों को समझेंगे, मानव व्यवहार को समझेंगे, उतना ही किसी भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। दूसरा फायदा यह है कि जो प्रबंधक है वो भी अगर मनुष्य के व्यवहार को समझता है, संगठन में शामिल लोगों की जरूरतों को समझता है, तो वो भी उनके व्यवहार के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सही काम पर लगा सकता है। यानी कि प्रबंधक के नजरिए से भी या एक प्रबंधक को भी अपने कर्मचारियों के व्यवहार को समझना चाहिए, और व्यवहार को समझने के लिए हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी उपागम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अब जो हमारा शास्त्रीय उपागम था या जिसे हम लोग क्लासिकल अप्रोच कहे, परंपरागत उपागम कहे, तो वहां क्या था कि वो स्ट्रक्चर पर यानी कि संरचना पर बल देता है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और वो संस्था के नियमों पर बल देता है। वो मानव और मानव व्यवहार को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर देता है। ये मनुष्य के अनौपचारिक संबंध, संतुष्टि, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा व उनकी क्षमता पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारा क्लासिकल अप्रोच जैसा कि हमने पढ़ा भी है। इन सभी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास हर्बर्ट साइमन ने अपने व्यवहारवादी उपागम में किया है। साइमन के मतानुसार संगठन में सबसे आवश्यक तत्व मानव है और
अगर हम किसी प्रबंधक या मैनेजमेंट को, किसी संगठन को समझना है तो इसके लिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यानी कि व्यवहारवादी उपागम का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। यानी अगर हम मनुष्य को समझना चाहते हैं, मनुष्य के व्यवहार को समझना चाहते हैं, तो आपको हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी उपागम पढ़ना होगा। इन्होंने परंपरागत उपागम की कड़ी आलोचना की है और शास्त्रीय विचारकों का खंडन भी किया है। तो साथियों, जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, यहाँ दो चीज़ों की बात की गई है। पहला है मानव व्यवहार का विश्लेषण और दूसरा है निर्णय निर्माण प्रक्रिया। मानव व्यवहार के विश्लेषण को हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट निर्णय निर्माण प्रक्रिया की, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, कि ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है एक संगठन के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए। तो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन को काम कराने की कला कहा है, जिसके लिए इन्होंने दिया है निर्णय निर्माण प्रक्रिया। तो साइमन ने कार्यों के चुनाव की बात की है। निर्णय लेने की ज़रूरत तब होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण कार्य का चुनाव करना होता है। अंततः निर्णय निर्माण प्रक्रिया अनेकों विकल्पों को हटाकर सबसे महत्वपूर्ण विकल्प को चुनने की क्षमता है। मानव की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वह ऐसे विकल्प का चुनाव करे जिससे से अधिक सकारात्मक तथा कम से कम नकारात्मक परिणाम मिले। अब साथियों, अब हम आ चुके हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी चरण में, जो कि है हमारी मॉडर्न अप्रोच की सबसे लास्ट अप्रोच, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि परिस्थितिकीय उपागम। अब बात की जाए कि आखिर ये परिस्थितिकीय उपागम है क्या, तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये बना है एक शब्द से, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी या जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। अब आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? तो पारिस्थितिकी या जिसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ये आखिर होता क्या है? तो ये दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसे मैंने पढ़ा है जियोग्राफी में, और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उन्होंने भी ये सेम टॉपिक पढ़ा होगा। यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है, यानी कि ये साइंस और आर्ट्स को जोड़ने वाला टॉपिक है। तो आखिर ये है क्या, चलिए ये समझ लेते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो हमारी इस धरती पे, इस पृथ्वी पे कई सारे जीव रहते हैं और हर एक जीव अपने खास वातावरण में ही जीवित रह सकता है, या वो उस वातावरण में ही रह सकता है और वो उस वातावरण से संबंध रखता है। यानी कि हम कह सकते हैं जीव और उसके आसपास के वातावरण के बीच के परस्पर संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जिस वातावरण में जो भी जीव रह रहा है, या कोई हम पौधे का ही एग्जाम्पल लें, तो वो क्या है कि वो अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होगा और उस वातावरण को प्रभावित भी करेगा। यानी कि वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इन दोनों का आपस में एक संबंध है, यही संबंध कहलाता है इकोलॉजी। इसी प्रकार लोक प्रशासन, प्रबंधन या संगठन भी अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। वहां की जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है वो उस प्रबंधन पर, उस प्रशासन पर, उस संगठन पे अपना प्रभाव डालती है, ऐसा रिक्स का मानना है। और इसी के आधार पर इन्होंने इस उपागम की रचना की है। दूसरी यहां बात हमें समझनी है कि ये वाला जो उपागम है, तो ये है तृतीय विश्व के देशों के लिए, या जिसे हम कहते हैं जो हमारे तीसरी दुनिया के देश हैं। तो इस पे जो है रिक्स ने खास तौर पे समझाने का प्रयास किया है कि जो विकसित देश है या जो यूरोप के देश है, वो जो है पूरे तरीके से वहां की जो स्थिति है, वहां का जो वातावरण है, और जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो तृतीय विश्व के देश हैं, उनकी जो स्थिति है उस दोनों में काफी डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है जो कि अब जो जितने भी अप्रोचेस हैं तो वो वहां के अकॉर्डिंग बनी हुई है।
तो रिक्स जो है इसे जो है बदलना चाहते हैं और तृतीय विश्व के देशों के स्थिति को समझने के लिए उन्होंने इस उपागम की खोज की। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ये तृतीय विश्व क्या है या तीसरी दुनिया के देश कौन से होते हैं। तो साथियों, इस पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के बारे में बताया गया है। इन देशों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, अंतर के बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो वो वाले वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। रिक्स ने यह उपागम विकासशील या अल्पविकसित देशों की परिस्थिति को या प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए दिया है। यह उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक प्रशासन में हुए बदलाव के कारण प्रशासन व संगठन के अध्ययन हेतु प्रचलित हुआ, क्योंकि पश्चिमी संगठन सिद्धांत तृतीय विश्व के देशों की प्रशासन की समस्याओं के अध्ययन अथवा परिस्थिति को समझने में असक्षम थे। क्योंकि पश्चिमी देशों के मुकाबले जो ये अल्पविकसित या विकासशील देश हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही अलग है। इस चीज को रिक्स ने समझा और उनका जो इतिहास है, भूगोल है, कल्चर है, हर एक चीज का प्रभाव वहां के प्रशासन पर पड़ता है। रिक्स ने अपनी पुस्तक दी इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन और इसके बाह्य परिवेश के बीच संबंध की जांच की। रिक्स का मानना है प्रशासनिक व्यवस्था अपने परिवेश से, वातावरण से प्रभावित होती है। यानी कि रिक्स मानते हैं कि प्रशासन या प्रशासनिक गतिविधियां अपने परिवेश से प्रभावित होती हैं और जो उनका परिवेश है वो भी प्रशासन को और प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। समझ में नहीं आया? चलिए समझाते हैं। आप बताइए प्रशासन है कहां? कहां पे होता है प्रशासन? प्रशासन होता तो समाज में ही है ना। और हर समाज की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक खासियत होती है, वो एक अलग प्रकार का होता है जिसको रिक्स ने बांटने का भी प्रयास किया है। 3 समाज के बारे में रिक्स ने बताए हैं। ये वाले उपागम में रिक्स ने इतना ज्यादा रायता फैलाया है कि इसको हम जो है एक वीडियो में समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है और आपको इस टॉपिक को पढ़कर, समझकर, आपके जो भी डाउट होते हैं, आपको जो भी चीज ना समझ में आए, उसके बारे में मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, या आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेकआउट करना है और जो टॉपिक वहां पर है सिर्फ वही टॉपिक मुझे बताने हैं और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। क्योंकि ये वाला उपागम बहुत ही बड़ा है जिसमें कई सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं इसको ये वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसे बुक से पढ़ना है और फिर मुझसे सवाल पूछने हैं, तभी हम आगे कर पाएंगे। और साथियों, ये कोई वीडियो जो है मनोरंजन के लिए तो है नहीं, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। तो वापस से हम इस अप्रोच पर आते हैं। ये वाली जो अप्रोच है, ये वाला जो उपागम है, ये साथियों बहुत ही खास है, क्योंकि हर एक उपागम में जो विचारक है उसने सिर्फ संगठन के, प्रबंधन के अंदर की बात की है। उसने जो है संरचना की बात की है, व्यवहार की बात की है, मानव की बात की है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की बात की है, या सिद्धांतों की बात की है, प्रिंसिपल्स की बात की है। यानी कि हर एक विचारक ने क्या किया है कि सिर्फ अंदर ही फोकस किया है। किसी ने भी संगठन के बाहर नहीं देखा कि संगठन कौन सी सोसाइटी में है, कौन से परिवेश में है। रिक्स मानते हैं कि किसी भी संगठन को समझने के लिए उसके बाहरी परिवेश को समझना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। किसी भी संगठन को समझने के लिए उसके बाहरी वातावरण का अध्ययन करना, उसके बाहरी वातावरण को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा रिक्स मानते हैं। यही कारण है कि रिक्स क्या बात कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि आपका संगठन, आपका प्रबंधन, आपका लोक प्रशासन कौन से स्थान पर है, कौन से परिवेश में है। यही कारण है कि इस उपागम को कई सारे लोग परिवेशीय उपागम भी कहते हैं, और यही नाम आपको याद भी रखना है ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए कि अच्छा, यहाँ पे परिवेश की बात हो रही है। और परिवेश का संबंध कैसे है कि प्रशासन है कहाँ, तो वो समाज में है, और हर एक समाज की अपनी एक विशेषताएं हैं, अपना एक परिवेश है। तो साथियों, यही था हमारा आज का वीडियो।
एंड में मैं आपको एक समरी दे देता हूं ताकि आपको मोटे तौर पे याद रहे कि हमने आज के इस वीडियो में समझा क्या है। तो साथियों, हमने आज के इस वीडियो में जाना परंपरागत उपागम या शास्त्रीय उपागम, जिसमें हमारी 3 अप्रोचेस थी। ये जो उपागम है ये आया था 1900 के आसपास। इस उपागम में बात की गई थी संरचना की, प्रोडक्शन की, मानव की तुलना यंत्र से की जाती है, और ये वाले उपागम में बात की गई थी फॉर्मेलिटी की। यानी कि ये जो उपागम है परंपरागत, ये मनुष्य को आर्थिक मानव मानता था। ये मानता था कि मनुष्य की एकमात्र जरूरत है पैसा, वो पैसा कमाने के लिए आ रहा है और हमें जो है फॉर्मेलिटी पे ध्यान देना है, संरचना पे ध्यान देना है और औपचारिकता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद नवशास्त्रीय उपागम, जो स्टार्ट होता है 1930 में। यहां पे क्या बात की गई थी, यहां पे संरचना को छोड़कर यहां पे बात की गई थी ह्यूमंस की, मनुष्य की। यहां पे बात की गई थी ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन साइकोलॉजी की, और यहां पे इनफॉर्मल रिलेशंस को काफी बढ़ावा दिया गया था। जबकि दूसरी ओर हमारा जो क्लासिकल अप्रोच है तो वो क्या है कि वो सिर्फ फॉर्मल रिलेशन पर ही बढ़ावा देती है, वो किसी भी प्रकार के इनफॉर्मल रिलेशन को ठुकरा देती है, इनफॉर्मल रिलेशन को गलत बताती है। जबकि नवशास्त्रीय में क्या हुआ कि यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन यानी कि अनौपचारिक संबंधों को भी महत्व दिया गया। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा आधुनिक उपागम, जो आता है 1950 में, या हम कह सकते हैं ये आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब यहाँ पे क्या था कि जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम जो वो झेलता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। ये परिवेश पर बल देता है कि सभी प्रबंधन संगठन अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये वाला जो आधुनिक उपागम है इसके तार जो है नवीन लोक प्रशासन से जुड़े हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं। तो इसके साथ जब आप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो आप और भी आसानी से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको वो वाला वीडियो भी हो सके तो आप जरूर देखना। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, बहुत सारे उस पर व्यू हैं, लाइक है, कमेंट है। बाकी साथियों, यही था हमारा आज का वीडियो। एंड में मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अब तक साथियों इस चैनल पे 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड की है, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा एफर्ट्स, मेरी सबसे ज्यादा मेहनत इसी वीडियो में लगी है। इसीलिए दोस्तों, आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करें। कमेंट भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ऐसे ही छोड़ के चले गए तो सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा पाप लगेगा आपको। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक वीडियो में आपके सभी अप्रोचेस कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।